दोस्तों, अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है तो ऐसे में निराश होने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमों से कैसे निपटना है, कैसे उससे बचना है, क्या है बचाव का रास्ता और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब अगर आपके खिलाफ कोई घरेलू हिंसा का यानी डोमेस्टिक वायलेंस का कोई झूठा केस फाइल हो गया है तो आप उसे ना बंद करा सकते हैं ना ही आप उसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि केस को बंद कराने और वापस लेने की पावर उसी के पास होती है जिसने उस केस को फाइल किया है। लेकिन अगर मुकदमा झूठा है और उसमें लिखी गई सारी बातें झूठी हैं तो उस झूठ को आप कोर्ट में झूठ साबित कर सकते हैं और यही होता है इस मुकदमे से, घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे से निपटने का रास्ता, और यही होता है आपके बचाव का रास्ता। अब अगर कोई झूठा मुकदमा फाइल हो गया तो सबसे पहले दो काम करने होते हैं। पहला काम यह है कि आप उस झूठे मुकदमे की शिकायत थाने में जरूर दें कि आपके खिलाफ एक झूठा केस कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। अब शिकायत देते समय इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि उस शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पुलिस कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी। भले ही आपकी किसी शिकायत पर पुलिस एक्शन ना ले, लेकिन उस शिकायत की कॉपी जब आप अपने केस में लगाएंगे जहां पे आपको झूठा फंसाया गया है, उस शिकायत पर कोर्ट संज्ञान जरूर लेगी और उसका बेनिफिट आपको कोर्ट में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा दूसरा काम आपको झूठे मुकदमे के समय यह करना होता है कि अगर कोई घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल हो गया, उस मुकदमे को आप ध्यान से पढ़ें। अधिकतर हर घरेलू हिंसा के मामले में एक शिकायत जरूर, एक एलिगेशन, एक इल्जाम जरूर देखने को मिलता है कि लड़की और उसके परिवार वालों ने लड़के वालों को दहेज दिया। अब हमने अगर दहेज लिया या नहीं लिया ये तो कोर्ट में गवाहों के आने के बाद ही साबित होगा, लेकिन लड़की वाले जैसे ही कहते हैं कि लड़की वालों ने लड़के वालों को दहेज दिया, वो खुद अपने जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज देना भी अपराध है। इसकी शिकायत आप थाने में जरूर करें कि लड़की वाले और उसके परिवार वाले ये मानते हैं कि उन्होंने हमें दहेज दिया है। इस अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अगेंस्ट लड़की वालों के ऊपर भी एक मुकदमा बन जाता है और लड़की वालों के ऊपर भी उतना ही प्रेशर आ जाता है जितना उस झूठे मुकदमे से आप कोर्ट में प्रेशर झेल रहे होते हैं। इसका फायदा आपको आपके केस में जरूर मिलता है, क्योंकि जितनी भी बातें लड़की वालों ने आपके खिलाफ लिखी होती हैं दहेज को लेकर, उन बातों को जब लड़की वालों के ऊपर एक दहेज का मुकदमा बन जाता है तो उन बातों को झुटलाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए क्या है कानूनी विकल्प, उसको समझ लेते हैं। घरेलू हिंसा के मामले में पति और उसके परिवार वालों को कोर्ट का समन आ गया, कोर्ट में बुला लिया गया घरेलू हिंसा के मामले में, तो ऐसे में पति और उसके परिवार वाले अपीलेट कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि समनिंग ऑर्डर्स जो है वो ठीक नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ इल्जाम तो लगाए गए हैं मगर इल्जाम को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अगर अपीलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी सपोर्टिव या स्ट्रांग एविडेंस नहीं है और इल्जाम जो लगाए गए हैं वो जनरल तरीके के हैं और परिवार वालों का कोई रोल घरेलू हिंसा के मामले में दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में अपीलेट कोर्ट परिवार वालों के नाम उस मुकदमे से हटा देती है। पहला ये ऑप्शन होता है कि आप समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील फाइल करें, सेशंस कोर्ट में अपील फाइल कर दें। अब दूसरा और इम्पोर्टेंट विकल्प होता है वो समय जब घरेलू हिंसा के मामले में गवाही कराई जाती है, पत्नी और उसके परिवार वाले कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश होते हैं। उस समय पत्नी की और पत्नी के परिवार वालों की यानी माँ बाप की गवाही को बारीकी से सुने और उनसे बारीकी से सवाल जवाब करें। जनरली घरेलू हिंसा के मामलों में कॉमन एलिगेशन, कॉमन इल्जाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्नी यानी लड़की और उसके परिवार वालों ने शादी के समय अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर खर्चा किया, शादी में 10, 20, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए शादी के खर्चे में और दान दहेज देने में। इसके अलावा कुछ और कॉमन एलिगेशंस होते हैं कि लड़की के साथ दहेज को लेके उसके घर में मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उससे बार बार दहेज की मांग की जाती है, पैसा लाने को बोला जाता है, बार बार डिमांड की जाती है, पैसा ना मिलने पर लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा कुछ और भी इल्जाम लगाए जाते हैं जो कि बहुत कॉमन है, देखने को मिलते हैं कि लड़का का कहीं ना कहीं किसी और लड़की के साथ अफेयर है और उस अफेयर की वजह से लड़की के साथ यानी पत्नी के साथ उसके घर में घरेलू हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है, या लड़के को नशे की लत है और नशे की लत में वो लड़की के साथ मारपीट करता है। इस तरीके के कॉमन इल्जाम होते हैं जो घरेलू हिंसा के मामलों में जनरली देखने को मिलते हैं। अब इनसे निपटना कैसे, इसको समझना जरूरी है। अब अगर पत्नी और उसके परिवार वाले कहते हैं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर, अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर शादी में खर्चा किया, तो सबसे पहले उनसे उनके सोर्स ऑफ इनकम यानी आय का स्रोत, उसके बारे में पूछताछ करें। उनकी इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न को कोर्ट में मंगवाएं, जिससे कि ये बात सामने आए कि जितना पैसा शादी में लगाया गया है, बताया गया है, क्या इतने पैसे पे कभी इनकम टैक्स पे किया गया, क्या इतनी इनकम उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कभी शो की कि वो इतना कमाते भी थे या नहीं थे। सोर्स ऑफ इनकम को कोर्ट के सामने लेकर आए। इसी से साबित होता है कि बताई गई बात कि इतना पैसा शादी में लगाया गया वो झूठ थी, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने ना तो कभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया और ना ही इतना पैसा उन्होंने कमाया। और जब इतना पैसा उन पे था ही नहीं तो वो फिर लगाएंगे कहां से। इस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न को शो करें, इनकम टैक्स रिटर्न को मंगाएं। इसके अलावा शादी के खर्चे जो जो भी बताए गए हैं उनके बिल्स की डिमांड करें। हलवाई के बिल, बैंकेट हॉल के बिल, जो जो भी खर्चा शादी में होना बयान किया गया उनके बिल्स मंगाएं। जनरली होता क्या है कि इल्जाम तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उनके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोई एविडेंस नहीं होती, कोई बिल्स नहीं होते। किसी हलवाई का बिल नहीं होता, किसी राशन वाले का बिल नहीं होता, बैंकेट हॉल का बिल नहीं होता, ज्वेलरी के बिल्स नहीं होते। इन सारी चीजों को लड़की और उसके परिवार वालों से मंगवाएं, जिससे कि ये बात सामने आ सके कि जितने भी इल्जाम वो लगा रहे हैं वो सच है या झूठ है। क्योंकि जनरली इस तरीके के बिल्स कोर्ट में लगाए ही नहीं जाते और इसका फायदा लड़के और उसके परिवार वाले को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मारपीट की कोई एलिगेशन लगाई गई है, दहेज की मांग की कोई एलिगेशन लगाई गई है, जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देने की, यानी पत्नी को जबरदस्ती घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, इस तरीके के कोई एलिगेशंस, इल्जाम लगाए गए हैं, तो पुलिस कंप्लेंट्स पर खास तौर से ध्यान दें कि जिस दिन जिस समय का कोई भी ऑफेंस, कोई वारदात, कोई मारपीट का इल्जाम लगाया गया, उस समय क्या लड़की या उसके परिवार वालों की तरफ से कोई पुलिस कंप्लेंट की गई। लड़की को कभी घर से मारकर, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, अगर ऐसा कोई इल्जाम लगाया गया तो क्या उस समय, उस दिन, उस वक्त कोई पुलिस कंप्लेंट की गई। अगर लड़की के साथ दहेज की मांग बार बार की जा रही है तो लड़की या उसके परिवार वालों ने दहेज की मांग को लेकर कोई कंप्लेंट की। इस तरीके की कंप्लेंट्स पर खास ध्यान दें कि क्या सिर्फ इल्जाम लगाए गए हैं या उन इल्जाम के बाबत कोई कंप्लेंट्स भी थाने में की गई हैं। क्योंकि जनरली घरेलू हिंसा के मामलों में यह देखा जाता ही जाता है कि इल्जाम तो बहुत सारे लगा दिए जाते हैं लेकिन उनके बाबत थाने में कोई सूचना तक कभी भी नहीं दी जाती, और उन पुलिस कंप्लेंट्स की एब्सेंस का फायदा लड़के और उसके परिवार वालों को केस में मिल सकता है। इसके अलावा जो भी इल्जाम कोर्ट में लगाए जाते हैं लड़के और उसके परिवार वालों को, उन इल्जामों को प्रूव करने के लिए क्या कोर्ट में गवाह पेश किए गए या नहीं पेश किए गए। जैसे कि मान लीजिए इल्जाम लगा दिया जाता है कि लड़की के साथ उसके परिवार वालों ने, लड़के के परिवार वालों ने मारपीट की और उस दौरान जो है ये लोग मौजूद थे या आस पड़ोस में रहने वाले लोग मौजूद थे या कोई भी मौजूद था, तो क्या उनमें से किसी की गवाही कोर्ट में कराई गई या नहीं कराई गई। इस तरीके की बातें जब कोर्ट के सामने लेकर आते हैं तो ये बात प्रूव करने में बहुत आसानी होती है कि घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे में लड़के और उसके परिवार वालों को फंसाया गया है और इसी तरीके से उस झूठे मुकदमे से बाहर निकला जा सकता है गवाही के समय पर। इसके अलावा लड़का और उसके परिवार वाले चाहें तो कोर्ट में अपने बचाव में भी गवाहों को लेकर जा सकते हैं, जो ये बात कोर्ट को बताते हैं कि हाँ, लड़के पे जो भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और ऐसा कोई भी इंसिडेंस, ऐसी कोई भी वारदात या ऑफेंस लड़के या उसके परिवार वालों ने नहीं किया। तो लड़के और उसके परिवार वाले चाहें तो वो भी घरेलू हिंसा के मामले में अपने फेवर में गवाहों को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। ये सारे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस में बचाव का रास्ता बनाने के तरीके और उससे निपटने के रास्ते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो के माध्यम से मुझे चाहिए जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त, हर समय पहुंचती रहे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।